नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं प्राजता स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे सरसों की खेती और तेल उत्पादन के लिए आधुनिक मशीनों पर मिलने वाले अनुदान के बारे में। बिना जमीन वाले किसान छत पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे कर सकते हैं, फलदार पौधे से नए पौधे तैयार करने की तकनीक, मुर्गी पालन के लिए कड़कनाथ और बनराजा नस्लों की खासियत, आधुनिक कृषि यंत्र ब्रूम स्प्रेयर और एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। इसके साथ ही जानेंगे पटना आलू प्याज मंडी के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरसों की खेती और तेल उत्पादन के लिए आधुनिक मशीनों पर अनुदान। छत पर ड्रैगन फ्रूट की खेती से बिना जमीन वाले किसानों को फायदा। फलदार पौधों से नए पौधे तैयार करने की तकनीक की जानकारी। मुर्गी पालन में कड़कनाथ और बनराजा नस्ल लाभकारी। अब विस्तार से जानते हैं आज की खबरें। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। रबी के मौसम में सरसों की खेती करने वाले किसानों को तेल उत्पादन के लिए आधुनिक मशीनें अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि मशीन के साथ किसान अगर अपने ब्रांड के तेल की पैकेजिंग करते हैं तो उस पर भी सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल मिल की स्थापना और साथ में उस जो तेल निष्कर्षण होगा, तेल प्राप्ति होगी, उसके पैकेजिंग की योजना, ये दोनों योजनाएं साथ में एक ही व्यक्ति को लाभ दिए जाने हैं। ये 24 जिलों में जहां पर सरसों की जो उपलब्धता है या सरसों का उत्पादन है वो सबसे अधिक है, वैसे 24 जिलों को अभी प्राइमरी सबसे प्रथम फेज में इनको सेलेक्ट किया गया है। जिन किसान भाइयों के पास अपनी भूमि नहीं है, वे अपने घर की छत पर किचन गार्डन बनाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर कृषि अनुसंधान केंद्र पटना में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कृषि अनुसंधान केंद्र की वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर निखत यास्मीन आजमी ने बताया कि बाजार में ड्रैगन फ्रूट की मांग अच्छी है और इससे किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में एक मॉडल डेवलप किया गया है रूफटॉप गार्डन का, और उसी में ड्रैगन फ्रूट पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का टाइटल है असेसमेंट ऑफ ग्रोइंग मीडिया एंड कंटेनर साइज ऑन यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ ड्रैगन फ्रूट अंडर रूफटॉप गार्डनिंग कंडीशन इन पटना। मुर्गी पालक भाइयों, अगर आप मुर्गी पालन को व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं तो नस्ल का चुनाव आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। बिहार की जलवायु के लिए कड़कनाथ और बनराजा प्रजाति की मुर्गियां अच्छी मानी जाती है। इन प्रजातियों की बाजार में मांग भी है और अच्छी कीमत मिलने की संभावना रहती है। किसान भाई, अगर आप फलदार पेड़ों की खेती कर रहे हैं तो इन्हीं पेड़ों से नए फलदार पौधे भी तैयार कर सकते हैं। पौधों की कलम तैयार करने के लिए मिट्टी में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। कलम तैयार करने की सही विधि और जरूरी सावधानियां के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पटना की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी। ये देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी, गिल्ली मिट्टी इसमें बांधी गई है, ये जो दो नोड और इंटर नोड है, इसी नोड और इंटर नोड को जैसे हमको क्या करना है, ये जो पहला नोड है तो इसको छील लेंगे। छीलते हुए इसको ऊपर से, ठीक है, ऊपर से छील लेंगे, ये नोड रहना चाहिए। और दूसरा नोड को फिर ऐसे छील लिए। इसकी ऊपर वाली जो सॉफ्ट चमड़ी होती है
तो उसको हटा ली जाती है और इसी में मिट्टी को ऐसे करके बांध दिया जाता है। मिट्टी के बांधने के बाद क्या करते हैं, एक पॉलीथीन आता है, उस पॉलीथीन को उसके ऊपर बांध दिया जाता है और साथ ही साथ दोनों साइड को हम सुतली से बांध देते हैं। आधुनिक खेती के दौर में किसानों की मेहनत और समय को कम करने के लिए लगातार नए कृषि यंत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बूम स्प्रेयर किसानों के लिए उपयोगी यंत्र है। इसके माध्यम से करीब 1 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्र में दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इससे समय और मजदूरों की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। सफलता की इस कड़ी में आज हम पहुंच रहे हैं ग्राम मुकुंदपुर, जिला वैशाली, जहां युवा प्रगतिशील किसान राकेश कुमार मक्का और बैगन की खेती कर रहे हैं। राकेश कुमार का कहना है कि मेहनत और लगन के साथ इन फसलों की खेती करने से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। अभी तत्काल बैगन का और मक्का का किए हुए हैं। मक्का कितने एकड़ में लगाया? हाफ एकड़ में। क्या आपको लागत लगी थी? मक्का लगाने में ज़्यादा लागत नहीं है, हाफ एकड़ लगाने में लगभग इसका है 7-8 हज़ार रुपया। मुनाफा 50%। अनाजों के बाद सब्जियों में आलू और प्याज प्रमुख माने जाते हैं। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज बादल छाए रहने के साथ गरज चमक वाली बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना अधिक है, इसलिए मौसम में ठंडक के साथ उमस भी बनी रह सकती है। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि बारिश को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखें और तेज गरज चमक के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं निशा श्री आप सबका स्वागत करती हूं। और किसान भाइयों और बहनों, आज हम पहुंचे हैं पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बांस की खेती करके आप अपना रोज़गार और अपनी आमद बढ़ा सकते हैं। और इसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे डॉक्टर मनीष कुमार। तो डॉक्टर मनीष कुमार, एक्सपर्ट फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप, और बांस के प्रबंधन, बांस के किस तरह से औद्योगिक उपयोगिता करके हमारे किसान भाई जो हैं अपनी आमद बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे डीडी बिहार के कृषि दर्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर मनीष, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मैनेज करना और इसमें बांस की उपयोगिता को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, अगर इसके बारे में आप विस्तार से बता सकें। नमस्कार दर्शक बंधु, जैसा कि मैडम ने पूछा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, बांस किस तरह जो है हमारे ग्रामीण व्यवस्था को जो है सुदृढ़ करेगा। तो इस सबसे पहले मैं थोड़ा सा बांस के विषय के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। बांस जो है हमारा एक महत्वपूर्ण जो है प्राकृतिक संसाधन है, जो कि जो है कम लागत में और कम समय में जो है एक जो है जॉब देने वाला जो है सेक्टर है।
बांस जो है हमारा जो है बहुत जल्दी बांस लगाने के बाद जो है तुरंत जो है बांस जो है हमें जो है 4 साल के अंदर में ही जो है एक अच्छा इनकम देना शुरू करता है। तो बांस उद्योग जो है एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आधार बन चुका है। बांस के बारे में अगर बात करें तो हमारा देश जो है, हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो 26 जो हमारा डिमांड है बेसिकली 26.29 मिलियन टन है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो जो है आपका जस्ट हाफ है, 13.69% ही है, 13.69 मिलियन टन ही है, जो कि ये दो के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है और आने वाले टाइम में जो है बांस का जो है डिमांड बहुत होने वाला है। तो जो किसान बांस की खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जो है अच्छा समय है, जो अपने बांस को जो है अपने जो भी आपके गलियारे में खेतों में जो है आप बांस की खेती कर सकते हैं। 2018 के बाद जो है एक विशेष रेजुलेशन लाके, अध्यादेश लाके सरकार ने जो है बांस के 1927 एक्ट से जो है उसमें मॉडिफाई करके जो है बांस को ट्री से हटा करके जो है घास में किया है, जिसके कारण जो है हम बांस को कहीं भी किसी स्टेट में आसानी से ले जा सकते हैं। काटने के लिए किसी तरह का परमिशन नहीं चाहिए, ना लगाने के लिए परमिशन चाहिए, तो हम बांस को जो है आसानी से लगा सकते हैं और जो है कम खर्च में हम जो है 1 हेक्टेयर बांस को लगा सकते हैं और उसके बाद जो है कम दिनों में ही 3 से 4 साल में है उससे हमारा इनकम आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर मनीष, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों और जो युवा हैं उनको आपने ये दी है कि किस तरह से बांस की जो है वो किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से सरकारी पाबंदियां भी जो हैं वो हटाई गई हैं इनको प्रोत्साहन देने के लिए। अब मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे किसान भाइयों बहनों को बताएं कि बांस की कौन सी किस्में या कौन से प्रकार वो चुन सकते हैं जिससे उनको अधिक लाभ होगा। किसान भाइयों, मालूम हो कि हमारा देश जो है चाइना के बाद जो है बांस के स्पीसीज डाइवर्सिटी में सबसे दूसरे स्थान पर है, जहां पर जो है हमारे देश में लगभग कुल जो है 136 प्रजातियां जो हैं टोटल जो है हमारे पाए जाते हैं, जिसमें जो है बहुत से इम्पॉर्टेंट जो है बैम्बू की वैरायटी हैं जो आपको डिफरेंट यूजेज में आते हैं, लेकिन उनमें से 10 प्रमुख हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसमें जो मेनली जो है किसान उसको उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से है आपका बैम्बूसा बाल्कोआ है जो आपको भीमा बांस के नाम से फेमस है। बहुत ही हार्ड बैम्बू होता है और बहुत ही मोटा बैम्बू होता है। बिहार के प्रदेश में जो है ये बांस जो है इसका उपज बहुत ही अच्छा है, ये लगभग 15 से 20 मीटर तक जो है आपका हाइट भी है और इसका गर्थ भी बहुत अच्छा है। तो ये बांस जो है आपका फर्नीचर में और जो है फर्नीचर के अलावा जो है आप जो है उपस्कर में और उसके अलावा जो है आप जो है बैम्बू के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में है आप इसका यूज कर सकते हैं। गृह निर्माण में भी आप इसका जो है बांस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बैम्बूसा टुल्डा है, जो बैम्बूसा टुल्डा आप जो है ये भी एक बहुत अच्छा बांस का वैरायटी है जो बिहार में सेकंड टॉप पे जो है इस बांस को ये दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। ये बांस जो है आपका जो है ये भी 18 से 20 मीटर तक इसकी जो है हाइट जाती है और ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला बांस है। ये टोकरी निर्माण में बांस के जो है फर्नीचर निर्माण में, बैम्बू के डिफरेंट स्केलिंग में, बैम्बू के जो है डिफरेंट यूटेंसिल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इवन आपका पेपर मिल में भी जो है इसका पेपर बनाने के लिए बहुत डिमांड है। उसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट बांस जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है और पूरे देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बैम्बूसा पॉलीमार्फा। पॉलीमार्फा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बांस है। इसका जो है 25 मीटर हाइट तक जो है ये जाता है और सबसे इसमें एक अच्छा चीज़ क्या है, ये बहुत सॉफ्ट बांस होता है और ये टोकरी निर्माण में अलग अलग जो है आपका जो अगर महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के जो श्रृंगार के सामान है वो इवन इससे बनते हैं। डिफरेंट खिलौना बनाने के लिए जो है आपका बैम्बू के जो है साज सज्जा का सामान बनाने के लिए जो है इस बांस का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर मनीष, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों और बहनों को दी है कि किस तरह से वो खाने से लेकर कपड़ा और कई अन्य सामग्रियां भी जो है वो बांस से बना सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में और विस्तार से आपसे पूछूं कि किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसकी वैल्यू एडिशन के लिए क्या कर सकते हैं और सरकार की तरफ से इसमें और क्या क्या, जैसे आपने बताया कि किस तरह से इसको ग्रास की कैटेगरी में डाल देने से काफ़ी हद तक अब टैक्सेशन पे इनको छूट मिलता है, और कौन कौन सी सुविधाएँ हैं, अगर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को आपका संदेश क्या होगा?
जैसे कि मैडम आपने बोला जो सरकार के द्वारा कौन कौन सा जो है इसमें जो है स्कीम है, तो मैं बता दूं राष्ट्रीय बांस मिशन और जो है आपका राज्य स्तरीय बांस मिशन के तहत जो है अलग अलग राज्यों में जो है किसानों को जो है बांस लगाने के लिए जो है बहुत तरह की जो है प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिसमें जो है बांस को लगाने के लिए जो है ये सब डायरेक्ट सब्सिडी जो है गवर्नमेंट दे रही है। जो छोटे किसान हैं उनको जो है 10 बांस के लिए जो है 50% सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें है आपका जो है अगर एक बांस कोई लगाता है तो बिहार में जो है उसको जो है 60 रुपये 3 साल बाद जो है आपको प्रति बांस जो है सरकार देता है। उसके अलावा जो है इसमें जो है और भी जो बड़े किसान हैं उनको 1 हेक्टेयर के लिए जैसे 1,20,000 रुपया 1 हेक्टेयर में जो है खर्च आता है, तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट 50% सब्सिडी देती है, जिसमें उसको 60,000 रुपया जो है सब्सिडी मिलता है। और वो 2 किस्तों में फर्स्ट ईयर में 60% और जो है सेकेंड ईयर में उनको 40% जो है उस अमाउंट का जो है डायरेक्टली उनको डीबीटी के माध्यम से मिल जाता है। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जो है गवर्नमेंट अच्छा जो है आपको सब्सिडी दे रहा है। जो बड़े स्तर के किसान हैं जो 1 हेक्टेयर तक प्लांटेशन करना चाहते हैं तो वो उनको जो है सब्सिडी 50% तक जो है बिहार सरकार उसमें दे रही है, जिसमें आपका 1 हेक्टेयर में 1,20,000 रुपया अनुमानित खर्च आता है, जिसका जो 50% जो है लगभग 60,000 रुपया गवर्नमेंट जो है आपको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 2 इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट ईयर में 60% और जो है आपका सेकेंड ईयर में जो 40% आपको गवर्नमेंट इसके लिए देता है। इसके अलावा जो है अलग प्रोजेक्ट जैसे बेम्बू प्रोसेसिंग के लिए, बेम्बू ट्रीटमेंट के लिए तो एग्रीकल्चर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा जोड़ के जो है इसमें जो है आपको 2 करोड़ तक का जो है आपको लोन मिल सकता है, जिसमें आपको जो है ये 50% आपको जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 40% बैंक लोन करती है, 10% जो है टोटल प्रोजेक्ट का फार्मर को देना होता है। तो फार्मर जो है अच्छा एक आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। और अलग अलग जो नर्सरी हैं उसके लिए जो है 50% जो है, जैसे आपका अगर 1 हेक्टेयर के लिए आप नर्सरी ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें लगभग जो है 20 लाख रुपये तक जो है सरकार जो है इसमें राशि प्रदान करती है लोन के रूप में। तो आप इसका एक अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं गवर्नमेंट की योजनाओं का। और जैसा कि सुझाव का बात है तो मैं बताना चाहूँगा आगे आने वाले 4-5 वर्ष जो है में जो है बेम्बू का जो है बहुत बड़ा उद्योग जो है भारत में सेट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं बेम्बू के फर्नीचर का डिमांड होने वाला है, बेम्बू के कपड़े बनने वाले हैं। और बायोफ्यूल जो इथेनॉल का जो उपयोग अभी देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इवन भारत में अच्छे से हो रहा है, तो बेम्बू भी एक विकल्प के रूप में है जो वहाँ बेम्बू से भी जो है इथेनॉल जो है एब्स्ट्रैक्ट किए जाएंगे। बिहार में भी जो है इथेनॉल फैक्ट्री बेम्बू के निकल जो आपका मधुबनी है वहाँ पर लग रहा है। तो बिहार के किसानों के लिए भी जो बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी आने वाला है और बांस उद्योग ऐसे ही फल फूल रहा है। और बहुत ज़्यादा जो है जो भी हमारे ग्रामीण स्तर के युवा हैं, आप इससे डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग से, ट्रीटमेंट से, ट्रीटेड बेम्बू को जो है आप जो है एफपीओ के माध्यम से, सरकार एफपीओ बनाने के लिए भी जो है काफ़ी जो है मदद कर रही है। तो एफपीओ को फॉर्म करिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करिए, उसके थ्रू बेम्बू के डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाइए और जो है आप मार्केट जो बेम्बू राष्ट्रीय बेम्बू मिशन है उसके तहत जो है मार्केट लिंकेज का भी जो है आपका हुआ है, जिसमें एमएसएमई के थ्रू जो है आपको जोड़ा जा रहा है और बेम्बू बांस उद्योग को जो है बहुत ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा जो है आने वाले टाइम में इसका स्कोप बन रहा है। तो मैं जितने युवाओं हैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा, आप बांस उद्योग से जुड़िए और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, जहाँ पर हम आपको प्रशिक्षण भी देते हैं और बांस के जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के भी जो है ट्रेनिंग देंगे। और बांस कैसे उगाना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, कैसे मार्केट से लिंकअप करना है, तो उसके बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं। नमस्कार। तो डॉक्टर मनीष, आज आपने हमारे किसान भाइयों को बांस के बारे में जितनी जानकारियां दी, किस तरह से वो अपने आय को बढ़ा सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों आपने कि बांस की खेती करके केवल आज अपना आप वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी जो है वो संवार सकते हैं। इसकी खेती से आपको बहुत तरह के लाभ मिल सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठा करके इस दिशा में प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को आज हम यहीं करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।
तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।